1 फरवरी 2003 स्पेस शटल कोलंबिया अपने 16 दिन के लंबे साइंटिफिक मिशन के बाद वापस धरती की ओर लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। स्पेस मिशंस में रूटीन या नॉर्मल शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसके पीछे हजारों घंटों की मेहनत और जीनियस इंजीनियरिंग छिपी होती है। लेकिन उस दिन यह रूटीन टूटने वाला था, और इसके पीछे की वजह हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखना चाहता है। और ह्यूस्टन, रॉजर, बेन, ये कमांडर रिक हस्बैंड के आखिरी अधूरे शब्द थे जो धरती पर किसी ने सुने। मिशन कंट्रोल में बैठे लोगों के लिए ये सिर्फ आवाज का जाना नहीं था, इसका मतलब था टेलीमेट्री डाटा का रुक जाना। सोचिए, वो हजारों आंकड़े जो हर सेकंड शटल की धड़कन की तरह बता रहे थे कि सब ठीक है। एक पल में सब कुछ खामोश हो गया, और यही खामोशी सबसे बड़े खतरे का सिग्नल था। चलिए उन आखिरी क्रूशियल मिनटों में चलते हैं। सुबह 8:44 पर कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया। ये एक बहुत ही नाजुक प्रोसेस होता है। करीब 14 मिनट तक सब नॉर्मल था। फिर 8:58 पर क्रू के डिस्प्ले पर एक वार्निंग लाइट जली। लेफ्ट विंग के टायरों में प्रेशर की प्रॉब्लम। ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं थी, ये पहला संकेत था कि उस हिस्से में गर्मी हद से ज्यादा बढ़ रही है। और ठीक 1 मिनट बाद सारा कम्युनिकेशन बंद हो गया। 9:12 तक कोलंबिया स्पेस शटल नहीं रहा था, वो टेक्सास के आसमान से गिरता हुआ मलबा बन चुका था। कुछ ही घंटों में वो खबर आई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कोलंबिया खो गया है, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इस हादसे में 7 बेहतरीन एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी, और उन 7 में एक थी कल्पना चावला, भारत के एक छोटे से शहर से निकलकर सितारों तक पहुंचने वाली एक जबरदस्त एरोनॉटिकल इंजीनियर, लाखों लोगों के लिए एक मिसाल। तो चलिए इस हादसे की तह तक जाने से पहले उस कहानी को जानते हैं जो इसके केंद्र में है। ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की नहीं, बल्कि एक इंजीनियर के सपने की कहानी है। कौन थी कल्पना चावला, और कैसा था उनका सितारों तक पहुंचने का ये सफर? उनके भाई बताते हैं कि वो बचपन में कहती थी, मैं इन लड़कों को दिखा दूंगी, मैं कोई नासमझ लड़की नहीं हूं। सोचिए, ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी, ये उस लड़की का इरादा था जो 1960 के दशक में करनाल जैसे शहर में रहती थी, जहां लड़कियों के लिए मौके बहुत कम थे। पर वो हवाई जहाज़ों के सपने देख रही थी, और यही जज्बा उन्हें आगे ले गया। और ये है उनके उसी सपने को हकीकत में बदलने का पूरा रोड मैप। करनाल में जन्म हुआ, जहां उन्होंने अपना नाम तक खुद चुना, कल्पना यानी इमेजिनेशन। जब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सबने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेने से मना किया, तो उन्होंने न सिर्फ डिग्री ली बल्कि क्लास में टॉप भी किया। फिर अमेरिका जाकर मास्टर्स और पीएचडी की। 1988 में नासा में काम करना शुरू किया। हर एक कदम एक सॉलिड इंजीनियरिंग करियर का ब्लूप्रिंट है, जो आखिरकार 1997 में उन्हें अंतरिक्ष तक ले गया। अपनी पहली स्पेस फ्लाइट के बाद जब वो लौटीं, तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। जब आप सितारों और आकाशगंगा को देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप किसी एक जमीन के टुकड़े से नहीं, बल्कि पूरे सौरमंडल का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक साइंटिस्ट और इंजीनियर का नजरिया है जो सीमाओं से परे बड़ी तस्वीर को देखता है। तो अब बात करते हैं उनके उस आखिरी मिशन की। STS-107 कोई आम मिशन नहीं था। ये असल में अंतरिक्ष में तैरती हुई एक हाईटेक साइंस लैब थी, जो 16 दिनों तक 2400 घंटे काम कर रही थी। इस लैब की सबसे बड़ी ताकत थी माइक्रोग्रेविटी। आसान शब्दों में कहें तो भारहीनता की स्थिति। साइंटिस्ट्स के लिए ये एक सुपर पावर की तरह है। धरती पर गुरुत्वाकर्षण कई साइंटिफिक प्रोसेस को या तो छुपा देता है या बदल देता है, पर माइक्रोग्रेविटी में आप उन चीजों को उनके असली रूप में स्टडी कर सकते हैं। और इस उड़ती हुई लैब में क्या कुछ नहीं हो रहा था? 80 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, जैसे ये स्टडी करना कि कैंसर सेल्स स्पेस में कैसे बढ़ते हैं। धरती पर वो लैब में फ्लैट सरफेस पर ग्रो करते हैं, पर स्पेस में वो ठीक वैसे ही 3D क्लस्टर बनाते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर। इससे कैंसर को बेहतर समझने में बहुत मदद मिलती है। आग कैसे जलती है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए ताकि भविष्य के स्पेसक्राफ्ट और ज्यादा सुरक्षित बन सकें। और सबसे अच्छी बात, इसमें दुनिया भर के स्टूडेंट्स की डिजाइन किए हुए एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल थे। पर कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ भी है। उस भयानक हादसे के बाद जब मलबा मिला, तो उसमें से जिंदा केंचुओं यानी राउंड वर्म्स का एक कनस्तर बिल्कुल सही सलामत मिला। उन केंचुओं ने वैज्ञानिकों को वायुमंडल में दोबारा एंट्री के मुश्किल हालात पर इतना कीमती डेटा दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
ये दिखाता है कि ज्ञान और विज्ञान सबसे मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार टेक्नोलॉजी, इतने ब्रिलियंट माइंड्स के बावजूद आखिर गलती कहाँ हुई? चलिए अब इस कहानी के सबसे मुश्किल लेकिन इंजीनियरिंग के लिहाज से सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। 750 ग्राम, यकीन करना मुश्किल है ना? एक मल्टी बिलियन डॉलर के स्पेस शटल को तबाह करने वाली चीज का वजन 1 किलो से भी कम था। ये सूटकेस बनाने वाले फोम का एक टुकड़ा था। इंजीनियरिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली चीज भी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। देखिए, ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। लॉन्च के 81 सेकंड बाद फोम का वो टुकड़ा शटल के बाहरी फ्यूल टैंक से अलग हुआ और 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से सीधा बाएं पंख से जाकर टकराया। इस टक्कर ने पंख के हीट प्रोटेक्शन सिस्टम में एक छेद कर दिया। 16 दिन तक ये बात किसी को पता ही नहीं चली, लेकिन जब शटल ने वापस वायुमंडल में एंट्री की तो हजारों डिग्री सेल्सियस की गर्म गैसें उस छेद से पंख के अंदर घुस गईं। उन्होंने पंख के अंदर के एल्युमिनियम स्ट्रक्चर को पिघलाना शुरू कर दिया। नतीजा, पंख फेल हो गया और शटल हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। और जो बात इस हादसे को और भी दुखद बनाती है वो ये है कि फोम का गिरना नासा के लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछली 79 उड़ानों में से 65 में ऐसा हो चुका था, लेकिन क्योंकि कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, इसलिए इसे एक मेंटेनेंस इशू यानी रखरखाव से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कत मान लिया गया, सेफ्टी थ्रेट नहीं। इंजीनियरिंग में इसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस कहते हैं। ये एक खतरनाक सोच है जब आप किसी खतरे को बार बार देखते हैं और धीरे धीरे उसे नॉर्मल मानने लगते हैं। मिशन के दौरान ही कुछ इंजीनियर्स को इस फोम स्ट्राइक पर शक हो गया था। उन्होंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी की कि ऑर्बिट में मौजूद जासूसी सैटेलाइट से शटल के पंख की तस्वीरें लेकर डैमेज को चेक किया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहकर उनकी बात टाल दी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि टेक्निकल कंसर्न्स और डेटा को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी इंजीनियरिंग फेलियर की असली विरासत उन सबकों में होती है जो हम उससे सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोलंबिया हादसे के बाद क्या बदला और इसकी प्रेरणा आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। नासा ने तुरंत स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया। इस दौरान एक्सटर्नल टैंक के फोम इंसुलेशन को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया। लॉन्च और ऑर्बिट में शटल की बारीकी से जांच करने के लिए नए और भी कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए गए। हर मिशन को अब और भी ज्यादा सावधानी से परखा जाने लगा। ये वो सारे बदलाव थे जो इस हादसे से सीखकर किए गए। लेकिन विरासत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होती, असली विरासत लोगों में होती है। कल्पना चावला की सोच देखिए। वो अपने स्कूल की 2 छात्राओं को हर साल नासा के एक समर प्रोग्राम में भेजने का पूरा खर्च उठाती थीं, ताकि उनकी तरह और भी लड़कियां विज्ञान और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ें। वो अगली पीढ़ी को प्रेरित करने में दिल से विश्वास रखती थीं। और आज वो हमेशा के लिए उन सितारों का हिस्सा हैं जहां पहुंचना उनका सपना था। मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड घूम रहा है जिसका नाम है 51826 कल्पना चावला। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि 750 ग्राम के फोम ने हमें सिखाया कि इंजीनियरिंग में सबसे छोटी डिटेल भी सबसे ज्यादा मायने रखती है। हर कैलकुलेशन, हर मटेरियल, हर फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कहानी एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक प्रेरणा भी। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी कल्पना से, अपनी इंजीनियरिंग से कौन सी बड़ी समस्या का हल निकालेंगे?